नमस्कार, सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आज के मुख्य खबरों के साथ। प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं शिवराज। 2023 चुनाव में कांग्रेस संगठन की भाजपा संगठन से होगी लड़ाई, कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। बम मिलने की खबर निकली अफवाह, शरारती तत्वों ने की लोगों को दहशत में डालने की हरकत, जांच में जुटी पुलिस। और महिला अपराधों को लेकर सरकार गंभीर, मुस्कान अभियान अंतर्गत 483 किशोरियों को पुलिस ने किया दस्तयाब। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं शिवराज। 2023 चुनाव में कांग्रेस संगठन की भाजपा संगठन से होगी लड़ाई, कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अल्प प्रवास पर रीवा के हवाई पट्टी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के शराब वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से तेजी से शराब की बिक्री हो रही है। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने भाजपा संगठन से कांग्रेस संगठन की लड़ाई को स्वीकार किया है। इसके अलावा बीते कल स्टेट हैंगर में सीएम शिवराज से हुई मुलाकात को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मुलाकात अचानक हुई थी। सिंगरौली के पूर्व सांसद स्वर्गीय तिलकराज सिंह को श्रद्धांजलि देने अपने एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली जाने के दौरान आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रीवा हवाई पट्टी में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं। दरअसल बीते दिनों शराब को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया था। जो काफी सुर्खियों में रहा। प्रज्ञा ठाकुर ने शराब को एक औषधि बताया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया, जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं, जिससे किसी को सच्चाई समझ नहीं आए। आज मध्य प्रदेश का यह हाल है कि हर वर्ग परेशान है, किसान हो, नौजवान हो या फिर छोटा व्यापारी हो, हर एक वर्ग परेशान है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास के सामने किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मुलाकात व स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज सिंह से हुई 15 मिनट की मुलाकात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से वापसी के दौरान हवाई अड्डे पर अचानक उनकी मुलाकात सीएम शिवराज सिंह से हुई थी तथा दिग्विजय सिंह के धरने की कोई जानकारी ही कमलनाथ को नहीं थी। वहीं वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ कार्य कर रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन से कांग्रेस संगठन की लड़ाई होगी। प्रस्तुत है पूर्व सीएम मध्य प्रदेश कमलनाथ से प्राप्त जानकारी के अंश। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझ ना आए, सच्चाई पहचान ना सके। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अब ये उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहे ताकि उन्हें कुछ देख ना पाए। कल दिग्विजय जी धरने पर बैठे हुए थे, शिवराज सिंह ने आपको समय दिया, दिग्विजय सिंह को समय नहीं दिया, क्या वजह है? मेरी तो मीटिंग मुझसे बाई चांस मेरी मीटिंग तो बाई चांस थी, कोई समय ना उन्होंने मुझे दिया नहीं था। मैं जब छिंदवाड़ा से लैंड किया, वो भी हेलीपैड अपने हेलीकॉप्टर में बैठने वाले थे, वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह धरना में बैठे। मैं तो छिंदवाड़ा में था 3 दिनों से। तब उन्होंने जब बताई बात, मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी। दिग्विजय सिंह के पास में गया और दिग्विजय सिंह की पूरी बात समझी कि वो 1.5 महीने से टाइम मांग रहे थे। अब शिवराज जी ने कल उन्हें टाइम दिया है। 2023 में कांग्रेस की क्या तैयारी है? 2023 में चुनाव को लेकर हम अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। कमिश्नर तथा कलेक्टर ने किया कदैला जल योजना के कार्यों का निरीक्षण। निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कर दें, घरों में नल कनेक्शन, कहा कमिश्नर अनिल सुचारी ने। और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखें तथा समय में पूरा कराएं, बोले रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी।
आपको बता दें, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पानी देने की महत्वाकांक्षी योजना पूरे जिले में लागू है। इस योजना के तहत ग्राम पहाड़िया में जल शोधन टैंक तथा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जल निगम कदैला ग्रामीण समूह जल योजना से पहाड़िया में विभिन्न निर्माण कार्य करके 113 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसकी कुल लागत 130 करोड़ 72 लाख रुपए है। परियोजना का निर्माण करने वाली एजेंसी अगले 10 वर्षों तक नल जल योजनाओं का संचालन तथा संधारण करेगी। इस योजना से हर घर में नल का कनेक्शन देकर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कम से कम 70 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सोचारी तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामवासियों से भी नल जल योजना के संबंध में चर्चा की। निरीक्षण के समय कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह, जल निगम के परियोजना प्रबंधक सतना एसके जैन तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कमिश्नर ने निर्देश देते हुए कहा कि समूह नल जल योजना शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इसका निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर घरों में लक्ष्य के अनुसार कनेक्शन दे। गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से करें। लाइन बिछाने के साथ इसकी टेस्टिंग भी कराते जाए। कदैला समूह जल योजना से लगभग 36,000 घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। परियोजना से जुड़े हर गांव में आम जनता के बीच जाकर परियोजना के संबंध में जानकारी दें। साथ ही प्रत्येक गांव में समितियों का गठन करवाएं। घरों में नल से पानी पहुंचने से एक तरफ जहां पेयजल समस्या का निदान होगा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को पानी संचित करने के लिए किए जाने वाले श्रम और समय की बचत होगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ठीक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रकृति संतोषजनक नहीं है। परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्य 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा कराएं। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन तथा मजदूर तैनात करें। जल निगम के अधिकारी निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से जानकारी दें। नल कनेक्शन देने के लिए प्रत्येक गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। परियोजना से संबंधित जानकारी का फ्लैक्स प्रत्येक गांव में अनिवार्य रूप से लगाएं। परियोजना से लाभान्वित गांवों में सभाएं करके प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के कार्यों तथा लाभों की जानकारी देने वाला पंपलेट वितरित करें। मौके पर उपस्थित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि परियोजना का कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके जोन 2 के 47 गांवों में 15 मार्च तक नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। शेष गांवों में 31 मार्च तक सभी घरों में नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इस परियोजना से लगभग 1,59,000 जनसंख्या को पानी की सुविधा मिलेगी। परियोजना से विधानसभा क्षेत्र रीवा के 19, गुड़ के 33, मनगवा के 22 तथा सिमरिया के 39 गांव लाभान्वित होंगे। परियोजना में 12 किलोमीटर दूर बीहड़ नदी से पानी लाकर उसका शुद्धिकरण करके आपूर्ति की जाएगी। इंटेल वेल, सेटलिक टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ वाटर पंपिंग मैन तथा क्लियर वाटर पंपिंग मैन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। महिलाओं पर अत्याचार को रोकने लगातार सरकार और पुलिस काम कर रही है। नई नई योजनाएं बनाकर महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही। घरेलू हिंसा, छेड़खानी और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। हालांकि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है और पुलिस को महिला अपराध रोकने और कार्रवाई के निर्देश भी है, जिस पर पुलिस लगातार काम भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराधों में लगाम नहीं लग रही है। जब तक लोगों की सोच महिलाओं को लेकर नहीं बदलेगी, तब तक इन अपराधों से पूरी तरह से रोकथाम ला पाना मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सहायता में सदैव तत्पर है, जिसको लेकर जिलों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, महिला अपराध प्रकोष्ठ, महिला थाना में महिला संबंधित अपराधों में रोकथाम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुस्कान अभियान अंतर्गत गुमशुदा हुई किशोरी को दस्तयाब करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा जिले में पिछले वर्ष 2021 में 434 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए लगभग कुल 483 किशोरियों को दस्तयाब किया गया है, जिसमें कुछ पूर्व के मामलों में भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस दौरान जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा शिव कुमार वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के बढ़ते अपराध की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिला पुलिस द्वारा लोगों में
जागरूकता फैलाने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, स्लम बस्तियों एवं प्रमुख चौराहों में मोबाइल वैन के माध्यम से पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा पुलिस विभाग द्वारा स्कूल, कॉलेजों में स्वयं एवं एनजीओ के माध्यम से भी संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान अंतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में जितने महिला अपराध दर्ज होते हैं, उनमें से विवेचना के दौरान आधे से ज्यादा मामले खारिज हो जाते हैं। अपराधों में ज्यादातर लोग परिवार के ही आरोपी रहते हैं। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार धारा 363 एवं 366 के तहत वर्ष 2021 में कुल नाबालिग 308 एवं बालिग 4 कुल 312 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इसी के साथ धारा 363, 366 सहित धारा 376 बाद में बढ़ाई गई है वाले नाबालिग मामले में 51 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा बलात्कार के ऐसे प्रकरण जिनमें धारा 363, 66 नहीं लगी है, सीधे 376 धारा अपराध पंजीयन किया गया है की संख्या नाबालिग मामलों में 46, बालिग 66 सहित कुल 112 मामले दर्ज हैं। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी रीवा शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। निश्चित रूप से शो करते हैं कि महिला अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मामले 363 के हैं, जिसमें नाबालिग बच्चियाँ जो हैं वो घर से किसी न किसी के दबाव, प्रभाव या उसमें संपर्क में आके चले जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर से ज़्यादातर उसमें परिचित तो प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं। और उसके बाद वो बच्चियाँ जब वापस आ जाती हैं, रजिस्टर तो पुलिस तत्काल गंभीरता से कर देती है, क्योंकि निर्देश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि इसमें तो पुलिस के द्वारा जैसे ही अपराध रजिस्टर्ड किया जाता है तो रीवा जिले में ही कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 अपराध रजिस्टर्ड होते हैं। और साथ भी अगर देखा जाए तो माह में, उसके बाद साल में इसका अच्छा खासा एवरेज रहता है। और उसके बाद वो उसमें से बहुत सारी बच्चियाँ, लगभग 90% के आसपास बच्चियाँ वापस भी आती हैं, पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर ली जाती हैं, बुला लिया जाता है, संपर्क कर लिया जाता है। वो बच्चियाँ आके ये कहती हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई थी या अपने किसी माता पिता से नाराज़ हो किसी अन्य उसमें चली गई थी। कुछ बच्चियाँ मजदूरी करने भी चली जाती हैं। ऐसे करके जब उनके बयान होते हैं तो जो अपराध दर्ज हुआ होता है वो अपराध खारिज हो जाता है। मतलब अपन इसको इस रूप में ले सकते हैं कि अगर करीब 100 के अपराध आसपास अपराध अगर 2 माह में दर्ज हुए हैं, 3 माह में दर्ज हुए हैं, तो उसमें से करीब 50% मामले ऐसे होते हैं जो मामले खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो अपराध ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें बच्ची की तरफ से कोई भी ऐसी बात पुलिस को नहीं बताई जाती है, ख़ास तौर से नाबालिग बच्चों के संबंध में है। इसके लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूलों में जाके, जिसमें शासकीय स्कूल प्राथमिकता पे ले जाते हैं, जिसमें मैं खुद और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी खुद स्कूल पहुँचते हैं और उनमें बच्चों को अपराध के प्रति खास तौर से और इसमें इस तरह के अपराधों के प्रति जागरूक करते हैं कि किसी के प्रभाव में ना आए, किसी के उसमें ना आए, संपर्क में ना आए। और एक एज होती है, उस इस तक आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में मन लगाएं। हमने करीब 15 दिन तक एक मोबाइल वैन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों तक में महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया, प्रचार प्रसार किया, पंपलेट बांटे गए, पोस्टर छपवाए गए। अभी आप शहर में भी देख रहे होंगे पेंटिंग्स की जा रही हैं जगह जगह, उस अभियान के तहत ही है वो सारा कुछ। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जनता का सहयोग अपेक्षित है, जनता सहयोग करेगी। कहीं कोई इस तरह की स्थिति देखती है तो जनता के लोगों से अपेक्षा है। इसमें पूरे समस्त प्रदेश के सारे जिले इस प्रयास में लगे हुए थे। इसमें ऑपरेशन मुस्कान के नाम से ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत रीवा जिले में भी बहुत सारी बच्चियां पूरे 2021 में बरामद हुई हैं। अच्छी बड़ी संख्या, लगभग करीब 434 के आसपास इसमें केस रजिस्टर्ड हुए थे रीवा जिले में। और हम लोगों ने प्रयास करके 483 से ऊपर बच्चियों को बरामद किया है, जिसमें पुराने पूर्व के गए बच्चियाँ भी इसमें शामिल हैं। और ये प्रयास लगातार जारी है। कल भी इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को बुला के एसपी साहब के द्वारा मीटिंग ली गई थी। आज भी मीटिंग है, कंट्रोल में वही मीटिंग जारी है। इस संबंध में बम मिलने की खबर निकली अफवाह, शरारती तत्वों ने की लोगों को दहशत में डालने की हरकत, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें, जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 में शुक्रवार की रात एक ओवर ब्रिज के नीचे संदिग्ध लाल बॉक्स मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। लाल रंग के बॉक्स को देखते ही स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। देखते ही देखते जिले भर के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। ओवर ब्रिज के पास खड़े लोगों को हटाया गया और तत्काल नेशनल हाईवे से निकल रहे वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया गया। देर रात रीवा में बम निरोधक दस्ते की टीम भी रवाना हुई। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने
जांच के दौरान पाया कि टाइम बम की तरह दिखाई देने वाला वायर से लैस संदिग्ध लाल रंग का बॉक्स खाली था, जिसके अंदर किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं थी। शुक्रवार की रात तकरीबन 11 बजे स्थानीय लोगों ने सोहागी थाना क्षेत्र स्थित एक ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध अवस्था में एक लाल रंग का बॉक्स देखा, जो कि किसी टाइम बम की तरह दिखाई दे रहा था। लाल रंग के बॉक्स में कई तरह के वायर थे और एक नंबर अंकित करने वाली घड़ी भी लगी थी। पुल के नीचे लाल बॉक्स मिलने और बम की खबर हवा की तरह पूरे जिले में फैल गई। आसपास के लोग भी बम मिलने की खबर सुनकर काफी दहशत में आ गए। लोगों ने देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे खाली करवाते हुए बम स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया। देर रात पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने जब जांच की तो वो लाल रंग का बॉक्स मात्र एक खाली डब्बा निकला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस संबंध में एडिशनल एसपी शुक्र वर्मा का कहना है कि सोहागी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 में ओवरब्रिज के नीचे एक संदिग्ध अवस्था में लाल रंग का बॉक्स मिला था। पास ही में स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने किसी वाहन से आए व्यक्ति के द्वारा लाल रंग के बॉक्स को ओवरब्रिज के नीचे रखते हुए देखा, जिसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ट्रैफिक को रुकवाया, जिसके बाद रीवा से बम स्क्वाड की टीम मौके के लिए रवाना की गई। बम निरोधक दस्ते ने जब मौके पर पहुंचकर लाल बॉक्स से जांच की तो उसमें घड़ी लगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह का कोई विस्फोटक सामग्री नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि किसी शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की हरकत की गई है। आपको बता दें, इस मौके पर रीवा एसपी नवनीत भसीन भी पहुंचे और जांच के आदेश दिए। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी रीवा शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या पूरा मामला था सर? ये सोहागी थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे ये एक डिवाइस मिली थी लाल रंग की, जिसको लोगों ने देख कर उनको डाउटफुल लगा। उन्होंने पुलिस को खबर की, जिससे सोहागी पुलिस थाना प्रभारी और मैं टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब डिवाइस को देखा तो उनको भी अंदेशा हुआ। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और हमारे एसपी साहब ने तत्काल ही बीडीएस की टीम वहाँ रवाना की। साथ ही थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ पर आवश्यक जो एहतियात थी वो बरती गई, जिसमें सबसे पहले तो डाइवर्सन कराया गया पुलिस फोर्स के द्वारा कि वाहन वहाँ से नज़दीक से ना गुजर पाएँ, अगर डिवाइस कोई घातक हो तो किसी का नुकसान ना हो। इसके अलावा आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने ट्रैफिक को रोका भी कुछ समय के लिए। उसके बाद बीडीएस टीम जब मौके पर पहुँची तो बीडीएस टीम के द्वारा उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया पूरी किट के धारण करने के बाद। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उसमें एक डिजिटल घड़ी लगी हुई है और उसमें कुछ चिप लगी हुई है, लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं था उसमें। तो उस डिवाइस को उनके द्वारा प्रिजर्व कर लिया गया है और संदिग्धों की पतासाजी की जा रही है पुलिस के द्वारा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब अभी स्पॉट पर ही हैं, वहाँ भी वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। बीपीएल का हुआ रंगारंग शुभारंभ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल हुए शामिल। आपको बता दें, टीआरएस कॉलेज मैदान में T20 के तर्ज पर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग की आज शुरुआत हो गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल शामिल हुए। लीग का पहला मैच सनराइजर्स बनाम रॉयल वॉरियर्स के बीच खेला गया। बीपीएल रीवा के संरक्षक पंकज सिंह, रीवा वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष एवं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह करचनी द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर के नामी खिलाड़ी एकत्रित होंगे। आपको बता दें, ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय प्रांगण में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज प्रारंभ हो गया, जिसमें प्रदेश भर के नामी गिरामी खिलाड़ी एकत्रित हो रहे हैं। तकरीबन 1 सैकड़ा खिलाड़ियों को वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में आमंत्रित किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। आपको बता दें, ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय के मैदान में वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का यह आयोजन अपने आप में एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश भर के नामी गिरामी खिलाड़ी एकत्रित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आगे चलकर नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। मुस्कान स्कोरबोर्ड पर, और ये सिद्ध नहीं चल पाए। अच्छी सर्विस स्वागत के साथ, और ये देखिए हल्के हाथ से सनराइजर्स के खिलाड़ी ने अंक लिया स्वागत के साथ। और ये देखिए क्या बात है, रिटर्न नहीं किए थे, लेकिन इसी बीच हमारे बीच में आदरणीय चेकआउट करें और अंक हो गए हैं, अंक हो गए प्रमोद जी, विनोद जी। सरस्वती विद्यालय निराला नगर में पाठक मंच संगोष्ठी द्वारा आयोजित किया गया पुस्तक समीक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम
आपको बता दें, सरस्वती विद्यालय निराला नगर में पाठक मंच के संयोजक डॉक्टर संतोष अवधिया द्वारा पुस्तक समीक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला रहे। अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य कपिल देव शुक्ला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में आकाशवाणी रीवा के उद्घोषक साकेश श्रीवास्तव एवं विभाग समन्वयक रीवा ज्ञानेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। पाठक मंच की संगोष्ठी में हेमंत शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक एकदा भारतवर्ष की अनेक कहानियों की समीक्षा की गई। कहानियों की समीक्षा करते हुए मुख्य अतिथि जयराम शुक्ला ने महाभारत और रामचरितमानस में निहित तथ्यों को जीवन में उतारने की बात कही और कहा कि पाठक मंच की ओर से किए जा रहे साहित्यिक रचनाकारों की पुस्तकों एवं कहानियों का अध्ययन करने से मनुष्य का ज्ञान तो बढ़ता ही है, उनमें सृजनशीलता और समन्वय का भाव भी पैदा होता है। विशिष्ट अतिथि साकेश श्रीवास्तव ने कहानियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस पुस्तक में लिखी गई समस्त कहानियां छात्रों को नैतिक मूल्यों के साथ भारतीय लोक संस्कृति और लोक साहित्य से भी जोड़ने का काम करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य कपिल देव शुक्ला ने कहा कि हेमंत शर्मा की कहानियों में भाषा की सरलता, सहजता और संवादों की पौधता दिखाई देती है। इन कहानियों को भैया बहनों को बताना चाहिए और उन्हें लोक साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहानियों का वाचन प्रभाकर त्रिवेदी ने विधि का लेखा, राजेश तिवारी ने आत्मा में परमात्मा, रेखा नामदेव ने संकल्प शक्ति, प्रकाश नारायण मिश्रा ने गुस्से का नरक, रचना पांडे ने कलम आज उनकी जय बोल जैसी कहानियों का वाचन किया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। खेत कटा कि नहीं कटा, वो पड़ोसी का बच्चा कैसा है, दारू किया है कि नहीं आया, तो इस तरीके की झंझटें लोगों के दिमाग में रहती हैं। 50 तरीके से आदमी का मन, हृदय सब कुछ बटा होता है। ये मनुष्य इसीलिए है ना, मनुष्य की जो क्या इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, तो यदि ये सब कुछ नहीं हो तो आदमी देवता हो जाए। तो इसलिए सब प्रवृत्तियों को लेकर चलता है और हमको उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अभी इसकी बात कर रहे थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए और कितने भी शहीद स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो गुमनाम अवस्था में हैं, जैसे उन्होंने अभी अपनी कहानी में लिखा है। मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। आज हम ये सौभाग्यशाली हैं इस विद्या के इस मंदिर में, सरस्वती स्कूल के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर जब हम मैडम भीखाजी कामा की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूं कि ये जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास लें चाहे वो ऑफलाइन क्लास लें, जब भी आप क्लास में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव में जब भी कक्षाएं लगेंगी तो मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आप बच्चों से जरूर करेंगे, ताकि वो यह जान सके कि तिरंगा, और प्रथम तिरंगा उन्होंने ध्वज कब बनाया। आदरणीय प्रोफेसर सरकार सर हम लोग को बताते हैं कि पहली बार तो उन्होंने झंडा अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के बनाया था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।